नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर गहराई से बात करेंगे। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 यानी चेक बाउंस से जुड़ा है। जी, मामला है क्रिस्टोफर राज बनाम के विजय कुमार, और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिशियल जजमेंट है वो है। हाँ, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले के अहम बिंदु क्या हैं, खासतौर पर अपील प्रक्रिया में अभियुक्त के प्रतिनिधित्व पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। बिल्कुल। और ये मामला देखिए शुरू होता है दो दोस्तों के बीच 30,000 रुपए के उधार से। अच्छा। हाँ, 12 अगस्त 2001 की बात है। क्रिस्टोफर राज ने के विजय कुमार से ये पैसे लिए और फिर एक पोस्ट डेटेड चेक दिया होगा। बिल्कुल सही। 4 सितंबर 2003 की तारीख का चेक, 30,000 रुपए का, कुली तुराई के केनरा बैंक का। और फिर वो बाउंस हो गया। हाँ, होना ही था। शिकायतकर्ता ने जनवरी 2004 में, मतलब तारीख के करीब 4 महीने बाद चेक जमा किया और 19 जनवरी 2004 को वो वापस आ गया। कारण अपर्याप्त धनराशि, मतलब इनसफिशिएंट फंड्स। तो फिर कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई होगी, नोटिस वगैरह। जी, 12 फरवरी 2004 को लीगल नोटिस भेजा गया और फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कुलत तुलई के पास शिकायत दर्ज करा दी गई। लेकिन जहां तक मुझे याद है, ट्रायल कोर्ट ने तो अभियुक्त को बरी कर दिया था। हाँ, यही दिलचस्प बात है। ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त यानी क्रिस्टोफर राज को बरी कर ली। क्यों? क्या कारण बताया कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि भाई उधार तो 2001 में लिया था और ये चेक लगभग 3 साल बाद का है। और शायद उन्होंने ये भी कहा कि चेक 6 महीने के अंदर पेश नहीं किया गया। लेकिन पोस्ट डेटेड चेक पर तो तारीख लिखी होती है ना, उसकी वैधता तो उसी तारीख से शुरू होती है। सही कहा। आमतौर पर चेक जारी होने की तारीख या उस पर लिखी तारीख से 3 महीने तक वैध रहता है। तो शायद कोर्ट ने लोन लेने की तारीख और चेक की तारीख में कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा। हो सकता है। तो ट्रायल कोर्ट से बरी, लेकिन मामला यह खत्म नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिकायतकर्ता हाई कोर्ट गया और मद्रास हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। मतलब अभियुक्त को दोषी मान लिया। हाँ, क्रिस्टोफर राज को धारा 838 के तहत दोषी ठहराया और 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये भी कहा कि अगर जुर्माना नहीं भरा तो 6 महीने की साधारण कैद होगी। हाईकोर्ट का तर्क क्या था? हाईकोर्ट का तर्क सीधा था। चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण लौटा है, समय बाधित या टाइम बार्ड होने के कारण नहीं। और शिकायतकर्ता ने सारी कानूनी जरूरतें पूरी की हैं। नोटिस भेजा, समय पर केस फाइल किया। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत अहम बात थी शायद, अभियुक्त के वकील के बारे में। बिल्कुल, यही इस केस का सबसे अहम मोड़ है। जब हाईकोर्ट में अपील की सुनवाई हुई तो अभियुक्त क्रिस्टोफर राज की तरफ से कोई वकील पेश ही नहीं हुआ था। अरे, कोई वकील नहीं था और कोर्ट ने फैसला सुना दिया? हाँ, हाईकोर्ट ने अभियुक्त की गैर मौजूदगी में ही उसे दोषी ठहरा दिया। ये तो प्रक्रिया के हिसाब से ठीक नहीं लगता। शायद इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट गया। बिल्कुल सही। अभियुक्त ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनके वकील थे श्री एस नागामुथु। उन्होंने क्या दलील दी? उन्होंने एक पुराने केस का हवाला दिया, केएस पांडुरंगा बनाम कर्नाटका राज्य, और कहा कि भाई हाईकोर्ट को अभियुक्त के वकील की गैर मौजूदगी में, खासकर जब उसे निचली अदालत ने बरी किया हो, फैसला पलटना ही नहीं चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट, उनका क्या रुख रहा इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह माना। उन्होंने बहुत साफ कहा कि जब अभियुक्त हाईकोर्ट में पेश नहीं हुआ तो हाईकोर्ट को कुछ कदम उठाने चाहिए थे। जैसे या तो फिर से नोटिस भेजते या फिर लीगल सर्विस कमेटी से कहते कि अभियुक्त के लिए एक वकील नियुक्त करें। अच्छा, सरकारी खर्चे पर वकील। हाँ, या फिर कोर्ट खुद एक न्याय मित्र, मतलब एमिकस के लिए नियुक्त कर सकता था, एक निष्पक्ष वकील जो कोर्ट की मदद करे। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बहुत जरूरी था कि अभियुक्त का पक्ष सुना जाए। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए बिना हाई कोर्ट का बरी करने के फैसले को पलट देना गलत था, खासकर जब वो निचली अदालत से बरी हो चुका हो। ये प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, मतलब प्रोसीजरल फेयरनेस का उल्लंघन है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के वो जो फैसले थे ना दोष सिद्धि वाले, उन्हें रद्द कर दिया। हाँ, और मामला वापस मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच को भेज दिया। कहा कि इस पर नए सिरे से सुनवाई करो। नए सिरे से मतलब अभियुक्त को पेश होने का मौका दो, शिकायतकर्ता को भी सुनो, दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर दो और फिर फैसला करो। उन्होंने अभियुक्त को पेश होने की तारीख भी दी थी शायद। हाँ, 26 अगस्त 2019 को पेश होने को कहा था और ये भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने केस के मेरिट्स पर, यानी तथ्यों के आधार पर कौन सही कौन गलत, इस पर कोई राय नहीं दी है।
तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि न्याय प्रक्रिया में किसी का पक्ष सुना जाना, उसका प्रतिनिधित्व होना, ये कितना बुनियादी अधिकार है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में प्रक्रिया को, प्रोसीजर को बहुत अहमियत दी। ये दिखाया कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। हाँ, भले ही फैक्ट्स कितने भी सीधे क्यों ना लगें। सही बात है। तो अब ये मामला वापस हाई कोर्ट में है। उम्मीद है कि वहां दोनों पक्षों को ठीक से सुना जाएगा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता कितनी जरूरी है। कभी कभी लगता है कि शायद इससे देर होती है न्याय मिलने में, पर शायद ये देरी ही सही न्याय के लिए मौलिक हो सकती है। ये एक सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।